घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आज बहुत खास जानकारियों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर की पूर्व दिशा पवित्र है? अगर नहीं तो बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां। देखिए कालचक्र। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति की दिशा और दशा सही हो तो सफलता उसके कदम चूमती है, लेकिन अगर आपकी दिशा ही सही नहीं होगी तो आपकी दशा अपने आप ही बिगड़ती चली जाएगी। और ऐसे में आपकी दिशा सही रहे और आपकी दशा बिल्कुल भी न बिगड़े, इसके लिए आज का कालचक्र देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी पूर्व दिशा के पूरे वास्तु के बारे में आपको बताने वाले हैं। किन मायनों में खास है पूर्व दिशा, कैसे पूर्व दिशा हमारे जीवन पर असर डालती है, हम इस दिशा में क्या क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रखना चाहिए, साथ ही अगर घर की पूर्व दिशा पवित्र नहीं है तो कौन कौन सी परेशानियां हमें घेर सकती हैं और इनसे बचने के लिए क्या खास उपाय हमें करनी चाहिए, ये सब पंडित जी से हम जानेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो अब जैसा कि आप जानते हैं फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं और नंबर नोट कर लीजिए 0120665241। नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, नोट कर लीजिए। अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 6 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है रात 2:09 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रात 2:35 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग दोपहर 3:30 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:15 से 10:49 तक। गुलिक काल दोपहर 12:24 से दोपहर 1:58 तक रहने वाला है। इस समय में किसी कार्य का शुभारंभ न करें और अगर कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी है, अगर वो टाली जा सकती है तो आज यात्रा स्थगित कर दें, ये आपके हित में होगा। चलिए, और आज दिशा की बात कर रहे हैं और सबसे पहले, क्योंकि शायद सबसे ऊर्जावान पंडित जी, सबसे पवित्र दिशा कही जाए तो पूर्व दिशा ही है। इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है इसे? अब देखो, सीधी सी बात है कि जहाँ से सूर्य उदय होगा, जहाँ से जगत का कल्याण होगा, जहाँ से लोगों को रोशनी मिलेगी, उस स्थान का महत्व तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। मनुष्य हो या जीव जंतु हों, वनस्पतियाँ हों, सबके लिए सूर्य की किरणें अमृत जैसी होती हैं। अगर 10-15 दिन सूर्य ना दिखाई दे, बादलों में छिपा रहे, कोहरे का घना प्रकोप रहे, तो आप वनस्पतियों को देख सकते हैं, सारी वनस्पतियाँ पीली पड़ने लगती हैं। सारे पेड़ पौधे फसल पीले पड़ने लगते हैं। जहाँ सूर्य की रोशनी आई 2 दिन में, फिर सब काले होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी न मिलने पर परेशानी तो होती है। और पूर्व दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्व दिशा को ज्योतिष शास्त्र में गरुण वर्ग कहा गया है। गरुण वर्ग माने सबसे अच्छा वर्ग गरुण वर्ग होता है। अच्छा। तो पूर्व दिशा का देवता इंद्र भी है और स्वामी भी सूर्य है। क्यों स्वामी सूर्य है? मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, ठीक है ना। तो सिंह राशि आती है, सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। और पूर्व दिशा पितृस्थान का द्योतक है। तो पूर्व दिशा अग्नि तत्व से प्रभावित होती है। सूर्य पिता कारक, पितृकारक, आत्मा कारक, आरोग्य कारक, स्वभाव कारक और राज्य के सूचक हैं, पितृकारक भी हैं। तो दिमाग के साथ साथ शरीर का दाहिना हिस्सा सूर्य से प्रभावित होता है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो कि दाहिना हिस्सा प्रभावित होता है? मैं कहूँगा बायां हिस्सा प्रभावित होता है। वो इसलिए कि दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास जो चलती है उसको कहते हैं पिंगला, और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जब दोनों और बाईं नाक से निकलने वाली श्वास को
चंद्रनाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा भी कहते हैं। और जब दोनों से समानांतर श्वास निकलती है तो उसको कहते हैं सुषुम्ना, उसको शिव स्वर भी कहते हैं। तो इसलिए पूरब दिशा पूरी प्रामाणिकता के साथ सबसे ऊर्जावान दिशा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। पूरब दिशा को परिवार के पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्व दिशा परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अहम है, इसी कारण से इसे पितृ स्थान भी कहा जाता है। सूर्य और इंद्र के अलावा अग्नि, जयंत, ईश, भूप, सत्य, आकाश, ये सब देवता पूरब दिशा में निवास करते हैं। सूर्य भी इसी दिशा से उदय होते हैं और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त हो जाते हैं। जबकि सूरज कभी अस्त नहीं होता, ये बातें दुनिया को पता हैं। कहीं न कहीं पूरे विश्व में सूरज हर समय रहता है, 24 घंटे रहता है, लेकिन हमें दिखाई देता है उदय के समय कितना मनोरम, कितना मनोहारी, कितना हृदय को प्रसन्नता देने वाला, और सूर्यास्त के समय भी कितना सौम्य, कितना शांत। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो उदय अस्त इसलिए मानते हैं कि हमें लगता है कि उदय अस्त है और उसी आधार पर सारा जीवनचर्या चलती है। तो पूरब दिशा पहली बात तो गरुण वर्ग की दिशा है। और ज्योतिष की बात माने, अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो मैं बताना चाहूँगा। एक ज्योतिष का श्लोक है, गरुडोष्ठौ बिडालोक्षा सिंह खश्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ति द्वयं त्वयि। इसका मतलब ये होता है कि पूरब दिशा की जो साला ध्रुवांक है वो 8 है, गरुडोष्ठौ बिडालाक्षा, और बिडाल वर्ग साउथ ईस्ट का जो साला ध्रुवांक है वो 5 है। सिंह खट और जो मतलब दक्षिण दिशा है उसका 6 साला ध्रुवांक है, और जो दक्षिण और पश्चिम का कोण है नैऋत्य कोण, वहाँ का 4 साला ध्रुवांक है, और जो पश्चिम दिशा है वहाँ का 7 साला ध्रुवांक है, और उसके बाद में जो वायव्य कोण है वहाँ का साला ध्रुवांक 1 है, और जो उत्तर दिशा है वहाँ का साला ध्रुवांक 3 है, और जो ईशान कोण है उसका साला ध्रुवांक 2 है। जब भी किसी आदमी के लिए ये देखा जाता है कि आपके लिए ये स्थान निवास करने योग्य है कि नहीं, आपके लिए ये स्थान शुभकारी है कि नहीं, आप इस भूखंड पे रह सकते हैं कि नहीं, आप इस मोहल्ले में सुखी रह सकते हैं कि नहीं, तो बिना साला ध्रुवांक के कोई गणना नहीं हो सकती। इसका मेरा मतलब कि पूरा पूरा चैलेंज है। साला ध्रुवांक के जाने बिना अगर कोई कर रहा है गणना तो इसका मतलब कि यह आदमी यथार्थ से भाग रहा है। तो साला ध्रुवांक अक्षरों का भी है, दिशा का भी है। इसको देख करके दिशाओं का ज्ञान किया जाता है, कौन सी दशा चल रही है और कौन सी दशा का कौन से दशा में भेद होगा, किस दिशा में किस दिशा का द्वार नहीं होना चाहिए, ये सब बातें पता चलती हैं। लेकिन पूरब दिशा अपने आप में देव दिशा है, यह बात मानकर चलिए, जो सबके लिए हितकारी है। और बच्चों को बचपन से एक बहुत बड़ी मशहूर कविता सिखाई जाती है, पंडित जी, ऐसे सूरज आता है पूरब का दरवाजा खोल। तो पूरब से आते हैं सूर्य देव, और ऊर्जा जो होती है उसी से संचालित होती है ये पूरी सृष्टि। यही सूर्य देव है जिनको रोजाना जब हम जल अर्पित करते हैं, अर्घ अर्पित करते हैं, तो वो एक ऐसी ऊर्जा आप में आती है, प्रवाहित होती है, जो पॉजिटिविटी से भर देती है और फिर आपके सारे काम बनते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये दिशा, और इसकी कुछ और खासियत हम और आगे समझेंगे पंडित जी से। लेकिन अभी क्योंकि राशियों का वक्त हो चला है, तो आइए मेष राशि के जातकों के लिए जानते हैं दिन का राशिफल। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर कैसा प्रभाव आज पूरे दिन रहने वाला है, साथ ही क्या है आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपका ग्रह गोचर ये कह रहा है कि समय आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा गोचर कर चुका है 16°47' पर, और आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय 22°40' पर गोचर कर रहा है वृषभ राशि में। देखिए, निवेश करने के लिए तो आज का दिन अच्छा है अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, और काम भी आप समय पर पूरे कर लेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में वाद विवाद टालना चाहिए, वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। अपनों की मदद करने से मुंह ना मोड़े। आलस्य और थकान अगर महसूस हो तो थोड़ा सा राहत से आराम करना आपके लिए ठीक होगा। नकारात्मक व्यवहार और आयोजन से बचें। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध कर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक, तो आज कैसे बनेंगे आपके सभी काम, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ता
और सेहत कितना साथ देगा। साथ ही आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग आपका जानिए। देखिए, वृषभ राशि में मंगल और राहु की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है। मैं तो यही कहूँगा ये ग्रह गोचर देखकर कि अपने जेब की हैसियत देख करके खर्चा करिए। क्रेडिट कार्ड पर और कर्ज पर खर्च करना जो है ये समझदारी नहीं है। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो आज का दिन कारोबार में रुकावट पैदा करने वाला है। मैं तो चाहूँगा कि आज के दिन किसी नए काम की शुरुआत न करें, और अगर करें तो मंगल ग्रह की मंत्रों का जप करके करें। बच्चों से जुड़ी किसी बात पर चिंता में रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो सरकार विरोधी किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। आज अपने भोजन से गाय के लिए एक रोटी, पहली रोटी जरूर निकालें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तु के लिहाज से पूरब दिशा का महत्व क्या है। अगर इस दिशा में घर का मकान है, घर की सीढ़ियां हैं पंडित जी, या फिर मेन गेट है, या फिर कोई ऊंची दीवार है, तो इसका क्या असर पड़ता है, किस प्रकार का असर रहता है? देखो, ऐसा है बेटा, वास्तुशास्त्र में वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था का नाम वास्तुशास्त्र है। सीधी सीधी बात है। अगर आप कहीं पिकनिक मनाने गए होंगे, किसी धर्मस्थल में गए होंगे, तो कहीं कहीं ये लिखा आप देखते होंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना, ये आपने देखा होगा। लेकिन ऊंचाई जिधर लिखी होती है वो समुद्र से या तो पश्चिम दिशा में होता है जगह, या तो वो दक्षिण दिशा में होता है। तो आप ये भी अगर बात नहीं समझ में आती है तो एक बात समझ लीजिए कि जितनी नदियां हैं हिंदुस्तान में, मां नर्मदा को छोड़कर, सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। पश्चिम से बहती हैं, पूरब की तरफ जाती हैं। इसका मतलब सीधा है कि पश्चिम तरफ पृथ्वी ऊंची है, पूरब तरफ पृथ्वी नीची है। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन जो है अप और डाउन के नाम से चलती हैं। नंबर वही रहेगा ट्रेन का, अप डाउन, अप डाउन। अप माने जब पश्चिम और दक्षिण ट्रेन जाती है तो अप हो जाती है, और जब पूरब और उत्तर ट्रेन जाती है तो डाउन हो जाती है। जब आप रिजर्वेशन कराते होंगे तो देखिएगा उसमें अप डाउन लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? बस यही कारण है, क्योंकि पूरब दिशा जो है वो नीची दिशा है और पूरब दिशा की तरफ ढाल है। और मूर्खतावश अगर कोई पूरब दिशा में ऐसे बड़े बड़े काम करवा ले तो अनिष्ट तो भोगना पड़ेगा। पूरब मुखी भूखंड पर बना हुआ मकान, कमरा और बरामदा और उसका पूर्वी हिस्सा अगर थोड़ा सा नीचे रहे तो ऐसे घर में रहने वाले लोग हर समय सफलता हासिल करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। घर के पूर्वी हिस्से में अगर खूब खाली जगह छोड़ी जाए तो धन और वंश की वृद्धि होती है। पूरब दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार शुभ माना जाता है। घर की पूर्व दिशा की दीवार जितनी कम ऊंची होगी उतना ही मकान मालिक को यश, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। माने ये समझ लीजिए कि अगर आपकी दीवार पश्चिम और दक्षिण दिशा की दीवार 10.5 फीट ऊंची है तो आपको चाहिए कि पूर्व दिशा की दीवार को 10 फीट 3 इंच ही ऊंची करें, 3 इंच उसे नीचे रखें। और इसी तरह से फर्श बनाते समय भी ध्यान रखें कि दक्षिण और पश्चिम से पूरब वाली फर्श कम से कम 2 से 3 इंच नीचे बननी चाहिए। यदि ऐसी वास्तु की व्यवस्था करके आप चलते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके उस मकान में रहने पर चाहे जितना ग्रहों का एक बार प्रलयकारी असर आपके ऊपर आएगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति के अनुकूल जीवन जी रहे हैं और प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने वाले को कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख तो लोग चिट्ठी पर लिख करके अपने लिए मंगाते हैं, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं और सोचते हैं मैं सहस्राबा हूँ, प्रकृति के विरुद्ध कर लूँगा, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। अरे मत मानो, कौन कहता है कि तुम मानो? 7 अरब की आबादी में हिंदुस्तान में केवल 80 करोड़ हिंदू होंगे, उसमें कुछ लोग ही तो मानते हैं। तो भगवान कहने थोड़ी जाते हैं ब्रिटेन में और यूरोप में कि मुझे मानो, आप मत मानो। लेकिन जब इसका परिणाम भोगोगे
तब दूसरे को दुख दोषी दोगे। मेरे पड़ोस वाला कुछ जादू टोना करता है, मेरे ऊपर जो रहता है वो जादू टोना करता है। भोग रहे हो अपने कर्म से, और अब पड़ोसी का दुख है, अब भाई ने आपके ऊपर मंत्र तंत्र करवा दिया है, मतलब आरोप दूसरी जगह आपके जा रहा है। तो देखो, पूर्व मुखी मकान में रहने वाले लोगों की आयु भी बढ़ती है, आरोग्यता भी बढ़ती है, और पूर्व दिशा के घर के मध्य भाग की अपेक्षा नीचे चबूतरे बनाए जाएं तो शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा में बरामदा अगर थोड़ा सा झुका हुआ हो तो घर के पुरुष सुखी और धनी होते हैं। पूर्व दिशा की चारदीवारी पश्चिम दिशा की चारदीवारी से थोड़ी सी कम ऊंची होनी चाहिए, तो इससे संतान का सुख अच्छा मिलता है। पूरी दिशाओं में कुआं या पानी की टंकी आप बनवा सकते हैं, ये शुभ है। लेकिन अगर कभी पूर्व दिशा में कुआं रहा है और आज वो सूख गया है और कुएं को आप ढक करके उस पर घर मकान बनाना चाहते हैं, कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएंगे। कुएं के ऊपर बना हुआ मकान कभी जिंदगी में चैन नहीं लेने देगा। इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब जो चीज पंडित जी हो चुकी वो तो हो चुकी, जैसे घर का निर्माण हो या फिर ऐसी किसी जगह पर आपने किया हो, या आपका जैसा घर है वास्तु के हिसाब से अगर सही नहीं है जैसा इस वक्त आपको पंडित जी बता रहे हैं, और चिंता अगर आपके मन में आ रही है तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि फिर इसका उपाय क्या है, वास्तु के हिसाब से क्या उपाय क्या नियम अपनाए जा सकते हैं। थोड़ी देर में मैं पंडित जी से ये जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की बात। देखो, मिथुन राशि का स्वामी बुध भले ही नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वे उच्च के शुक्र के साथ है। इसलिए मैं ये जोर दे करके कह रहा हूं कि अगर आज पैसे का लेन देन करना है तो बेखटक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि आज अपने रूटीन वर्क में ही आप उलझे रहेंगे। दोस्तों और करीबियों के साथ अगर 4 बजे के बाद समय बिताने का अवसर मिलेगा तो इससे आपके मन को प्रसन्नता होगी। खान पान पर संयम अगर नहीं बरतेंगे और संकोच में आकर के खान पान करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आज इमोशन में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए, भावुकता में कोई फैसला मत लीजिए, और 2 चम्मच शहद पानी में डालकर नींबू के साथ उसका सेवन करिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का राशिफल आज अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, धनु राशि में, और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य इस समय अष्टम में गोचर कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि आज कैसे पंडित जी कह रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना बनी हुई है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है और अपने भाव को तृतीय एकादश दृष्टि से देख रहा है, इसलिए धन लाभ तो होगा ही। करीबियों के और कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, आपके तरक्की और यश मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ना घबराएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर 2 बार खांसी आ गई तो समझ लो कोरोना हो गया, हल्का सा बुखार हो गया तो कोरोना हो गया। इतने डरपोक होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लीजिए। पंछियों को दाना डालिए और पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित जी पूर्व दिशा से पुण्य कमाने, खुशियां पाने और पॉजिटिविटी बढ़ाने के सभी रहस्य बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर घर की पूर्व दिशा में दोष है तो कौन कौन से दुख, कौन सी तकलीफें, कौन सी मुश्किलें और कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। सिर्फ एकमात्र पूर्व दिशा में अगर दोष है पंडित जी, क्या क्या खराबी आ सकती है और क्या है घर में, ऐसा क्या है या किसी पर क्या प्रभाव है तो समझे इस दिशा में खोट है। देखो, ऐसा पूर्व दिशा इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक अकेला सूर्य अगर अपनी रश्मियों को कुछ देर के लिए रोक ले तो ये पूरा संसार, पूरा जहान अंधेरे में डूब सकता है। कोई और दिशा नहीं है जिस दिशा से कुछ हो जाए तो पूरे संसार के ऊपर उसका असर पड़े। दक्षिण से, उत्तर से ध्रुव तारा खिसक जाए, दक्षिण से कुछ हो जाए, शुक्र मंगल करें तो कुछ नहीं होने वाला है। पता नहीं लगेगा लोगों को हुआ क्या कि नहीं हुआ, लेकिन पूरब से तो सब कुछ पता लग जाता है। और अगर आप ध्यान से सूरज उदय होता हुआ देखेंगे तो गर्मी के दिनों में ये नॉर्थ ईस्ट में उदय होते हैं,
पूरब उत्तर के कोने में, आप जब पूरब तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके बाएं हाथ के कोने में सूर्य देवता उदय होते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों गर्मी का दिन समाप्त होता है और ठंडी के दिन आते हैं, जब जाड़ा के दिन आते हैं जनवरी वगैरह दिसंबर वगैरह, तो ये सीधा पूर्व दिशा के मध्य में आकर के वहाँ से उदय होते हैं। तभी तो दिन छोटा होता है ना, कम राउंड करना पड़ेगा इनको, कम चलेंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए दिन छोटा होगा। और जब ईशान कोण से चलते हैं और जाकर के पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं तो ज़्यादा चलना पड़ता है, दिन गर्मी में बड़ा होता है, रात छोटी सी होती है। तो कहने का मतलब यह है, घर की बाकी दिशाओं की अपेक्षा मकान का पूर्वी भाग अगर ऊंचा है तो गृहस्वामी को दुख और धन की तंगी से जूझना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर आपने घर बनाया है और दूसरे फ्लोर पर जाकर के आपने पूर्व दिशा में एक कमरा बना दिया है, तो ये आपने अपने लिए विपत्ति का निमंत्रण दे दिया है। सीढ़ियाँ पूर्व दिशा में बनाई है आपने, और अगर उसके ऊपर आपने सीढ़ी को ढकने के लिए दीवार बना करके आपने लेंटर डाल दिया है और उससे दक्षिण पश्चिम का भाग नीचा है, तो ये आपके लिए उलझन है। ऐसे घर में लेकिन पंडित जी उसी पूर्व दिशा में अगर बुजुर्ग रहते हैं तब तो ठीक है ना। बुजुर्ग रहने से वो दोष नहीं खत्म होगा बेटा। बुजुर्ग क्यों रहते हैं पूर्व और उत्तर दिशा में, इसका भी बात समझ लो। ईशान कोण जो है देव स्थान है। ईशान कोण देव स्थान है, मनुष्य का स्थान नहीं, देव स्थान है। देव स्थान का मतलब जहाँ दैवी कार्य हो, ठीक है ना। नौजवान इसलिए नहीं रहते को सांसारिक जीवन में रहते हैं, वृद्ध इसलिए वहाँ रहने के लिए बच्चों को कहा गया है कि वो सांसारिक जीवन में नहीं रहते हैं। अगर भगवान को ना भी याद करें तो भी वो मतलब कि बहुत ही संयम नियम से रहते हैं। इसलिए बुजुर्ग और बच्चों को पूर्व दिशा या ईशान कोण में रहने की इजाज़त शास्त्र देता है। लेकिन नवविवाहिता लोगों के लिए और जो सांसारिक जीवन है उनके लिए पूर्व और ईशान कोण में रहने के लिए जो मनाही है उसका यही कार्य है कि देव स्थान को अपवित्र ना किया जाए। अच्छा, तो चलो, ऐसे घर में संतान रोगी होती है, आज्ञाकारी नहीं होती है, और पूर्व दिशा में देखिए स्टोर, सीढ़ियाँ, शौचालय, ये भूल के भी नहीं बनवाना चाहिए। पूर्व दिशा में खाली जगह रखिए, बिना चार दीवारी से सटाकर कमरे बनाए जाएं तो संतान सुख में कमी आ जाती है। इसलिए पूर्व दिशा में बने मुख्य द्वार या अन्य द्वार आग्नेय मुखी हों तो दरिद्रता, अदालती मामले, चोरों का भय, अग्नि का भय बना रहता है। पूर्व दिशा में भारी सामान रखने से सिर पर बोझ बना रहता है। भूखंड की पूर्व दिशा में ऊंचे चबूतरे हों तो अकारण अशांति, आर्थिक संकट बना रहता है, और ऐसा गृहस्वामी कर्ज में डूबा रहता है। पूर्व भाग में अगर आपने कचरा इकट्ठा किया है, पत्थरों का टीला बना दिया है, मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया है, तो धन और संतान दोनों का नुकसान होना तय है। पूर्व दिशा में दोष होने से सूर्य पीड़ित हो जाता है और पितर दोष लग सकता है। पूर्व दिशा दूषित होने पर सरकार से भी परेशानी आएगी। ये इनकम टैक्स, ये आपके लिए जीएसटी, ये आपके लिए ये मनोरंजन कर, ये आपके लिए सेस, इस तरह की मतलब कि तमाम टैक्सों की उलझनें आपके जीवन में आएंगी। सरकारी नौकरी में अगर आप नौकरी में हैं तो आपको चार्जशीट मिल सकती है, इस तरह की दशा पर आपके नौकरी पर बन सकती है। पूर्व दिशा में दोष हो तो सिर दर्द, माइग्रेन जैसे रोग होते हैं। मस्तिष्क की दुर्बलता भी पूर्व दिशा के दोष के कारण हो सकती है। पूर्व दिशा में दोष होने पर घर में नुकसान या चोरी होने की संभावना बनी रहती है। पूर्व दिशा में दोष हो तो हृदय रोग, चर्म रोग, अस्थि रोग हो सकते हैं। पूर्व दिशा अगर दोष है तो मुंह में, दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए पूर्व दिशा में दोष बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पूर्व दिशा में आप एक बात बहुत मोटी सी जान लीजिए कि पूर्व दिशा जो है आपकी, अगर उसको तौल लिया जाए, वजन कर लिया जाए, और दक्षिण पश्चिम की दिशा को या पश्चिम दिशा को वजन कर लिया जाए, तो वजन किसका ज़्यादा होगा? पूर्व वाला ज़्यादा होगा कि दक्षिण वाला? ये अंदाज मिलाइए। अगर दक्षिण का वजन पश्चिम का वजन ज़्यादा है तो आप जीत गए, अगर पूरब का वजन ज़्यादा है तो आप उलझ गए। उसको ठीक करने के लिए आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उस अशुभ फल को आप रोक सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि केवल समस्या बताना बड़ी बात नहीं है, समाधान करना बड़ी बात है। आप ध्यान से सुनिएगा, जरूर मैं उसके लिए जो उपाय बताऊंगा वो कारगर सिद्ध होगा।
थोड़ी देर में वो निदान पंडित जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पंडित जी ये भी बता दीजिए, ये सही है कि दूसरे फ्लोर तक ही वास्तु दोष रहता है, उसके बाद नहीं रहता? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थर्ड पे, फोर्थ पे, जैसा भी संरचना है उनके घर की, उस पर असर नहीं करेगा? ये बात दूसरा, क्या सीधा वास्तु दोष का असर घर के मुखिया पर पड़ता है? एकदम सही बात है, घर के मुखिया पर ही पड़ता है। अगर घर के मुखिया पर ना पड़े, हाँ, तब दोष ही क्या है, क्योंकि वित्तीय संकट होगा नहीं, किसी प्रकार की नीति और किसी प्रकार के निर्णय लेने में परेशानी होगी नहीं, क्योंकि मुखिया माने क्या? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, भगति सहित विवेक। कहने का मतलब मुखिया कैसा चाहिए? जैसे मुंह है, मुंह जो है भोजन करता है, लेकिन इससे आंख, नाक, कान, गला, हाथ, पैर सबको आहार मिलता है। शुगर हुआ कि मुंह ने चीनी खाना बंद कर दिया, खांसी आ रही है, मुंह अब आइसक्रीम नहीं खाएगा। खाना तो इसे ही है ना, खांसी आती है तो दूसरा पार्ट परेशान होता है। पैर में चोट लगी हुई है और घाव पूजने के लिए मुखिया मतलब कि दवाइयों का सेवन कर रहा है। मतलब मुखिया ऐसा चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, उस संस्था का जो मालिक है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या आवश्यकता है और उनकी कितनी उपयोगिता है, उन्हें कहाँ लगाया जा सकता है, उन्हें कब सम्मानित किया जाए और कब उनका वर्चस्व बढ़ाया जाए, कब उन्हें सावधान किया जाए। जो मुखिया इस तरह का नहीं होता है और नहीं जानता है कि मेरे पैर में कांटा चुभ रहा है कि मेरे पीठ में कांटा चुभ रहा है, अज्ञान है, तो ऐसे मुखिया किसी संस्था के अच्छे मतलब कि निर्माण करता नहीं हो सकते हैं और ना संस्था फल फूल सकती है। मतलब जिम्मेदारी लेने वाला हो या ना हो, असर उसी पर पड़ना है, ये तो तय है वास्तु दोष के हिसाब एकदम मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। और तीसरे फ्लोर पे असर नहीं होता वास्तु दोष का? अरे बेटा, ऐसा है, असर होता है, लेकिन उतना असर नहीं होता है जितना असर होना चाहिए। हवाई जहाज में अगर आप बैठे हो, वहाँ अगर आप सोचोगे कि ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और हवाई जहाज उड़कर बम्बई की तरफ जा रहा है, तो उसका ईशान कोण का टॉयलेट थोड़ी आप बदल दोगे। कुछ चीज़ों का अपवाद कुछ जगहों पे होता है, वो मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा मतलब कि फ्लोर, ऊंचाई के फ्लोरों पर वास्तुदोष कम होता है, लेकिन कुछ वास्तुदोष ऐसे होते हैं जो सब जगह होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना, वो चाहे तीसरे मंजिल पे चाहे तीसरे मंजिल पर आप हों, वो दोष ही है तो दोष है और उसका समाधान जरूरी है। वही निदान थोड़ी देर में, जब पूरा दिशा में इतनी अच्छाइयाँ हैं, नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं, तो वो नकारात्मकता जो है कैसे दूर होगी, वो निदान जैसा पंडित जी ने कहा बताएंगे बस कुछ ही पलों में। बने रहिए। लेकिन उससे पहले सिंह राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय मीन राशि में, आपके राशि से 8वें भाव में बुध और शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। मेरे भाई, हम आप लोगों को डरा धमका नहीं रहे हैं, सीधी बात कह रहे हैं कि ये ग्रह स्थिति आपकी ठीक नहीं है, इसलिए दोपहर के बाद धनहानि हो सकती है। हो सकता है कि बाएं हाथ में खुजली भी हो रही हो, क्या धनहानि होनी है। अगर आप संपादकीय या लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं तब तो आपके दिन अच्छे हैं और घर में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। लेकिन कोई भी खान पान में अगर आपने असावधानी की तो इन्फेक्शन होना निश्चित रूप से आपको संभावना में आ रही है, और जो भी गलती आपसे हुई है उसको सुधारने का आपको प्रयास करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। और शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का पूरा दिन का लेखा जोखा, आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत पर क्या प्रभाव, देखिए विस्तार से अपने राशिफल में। चलिए, कन्या राशि पर सूर्य बुध शुक्र तीनों की शुभ दृष्टि है और कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में, कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगल और राहु का होना इस बात का संकेत है कि देखो, सारी सावधानी के बाद भी धनहानि की संभावना बन रही है। कहीं किसी न किसी के आप झांसे में आकर के, लालच में आकर के ऐसा निवेश कर देंगे जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जहां आप काम करते हैं वहां किसी का साथ में काम करने वाले व्यक्ति से बेवजह बहस हो सकती है, जिससे रिश्ता खराब हो सकता है। किसी करीबी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बच्चों को लेकर चिंता बढ़ेगी,
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। जलाशयों से, गहरे पानी से सावधान रहें, यात्रा ना करें। गाय को रोटी और चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पूर्व दिशा के बारे में पंडित जी ने आज हमें जो तमाम बातें बताई जिनसे अब तक हम अनजान थे, ये चीजें तो आपने जान ली, लेकिन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप पंडित जी से चलिए ये भी जानते हैं, वो खास उपाय जानते हैं जिसे करने से पूर्व दिशा से आएगी पॉजिटिव एनर्जी। जब सूर्यदेव की ही दिशा है तो पॉजिटिव एनर्जी तो आएगी, लेकिन पंडित जी क्या करना होगा उसके लिए? देखो ऐसा, जब भी हम कार्यक्रम करते हैं, कई बार आपने भी सुना होगा कि मैं बताता हूं कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि यदि आपको तनाव है या डिप्रेशन है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र करें तो डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो ये पूर्व दिशा का महानता ही है ना। तो देखो, अगर तिजोरी पूर्व दिशा में आपने रखा है और तिजोरी वजनी है तो इसका ध्यान रखिए। पूर्व दिशा में आईना लगाना शुभकारी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूर्व दिशा को हल्का और साफ सुथरा रखना सबसे अच्छा होता है। पूर्व दिशा में स्टडी रूम होना बहुत ही शुभकारक है। बच्चा अगर पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़े और सामने खिड़की हो तो क्या पूछना है, सरस्वती की साक्षात कृपा उसके दिमाग पर आती है। स्टडी रूम अगर नहीं बना सकते हैं तो बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ने के लिए तो कह सकते हैं ना। इससे उनका मानसिक विकास अच्छा होता है और सेहत का साथ मिलता है। घर में अगर मंदिर है और पूर्व दिशा में है तो उसे ईंट पत्थर का मंदिर घर के अंदर ना बनवाइए। वहाँ कोई ऐसा मंदिर रखिए जो हल्का हो, जो इधर से उधर खिसकाया जा सके। एक जगह फिक्स होने वाला मंदिर कभी घर में नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने आपको पैसा दिया है, आप बाहर बड़े बड़े मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन अपने लिए घर में विपत्ति मत पालिए, क्योंकि मंदिर बनाना, देवता की स्थापना करना एक दिन का काम है, लेकिन उनका सम्मान करना, उनकी पूजा आराधना करना, सावधानी बरतना, ये तो पूरे जीवन का काम है। हाँ, पानी की भूमिगत टंकी पूर्व दिशा में लगाएंगे तो हर तरफ से सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। महिलाओं को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन पकाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। घर के पूर्वजों की तस्वीर पूर्व दिशा में नहीं लगानी चाहिए। पूर्वज का मतलब जो लोग दिवंगत हो गए हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनकी तस्वीर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से बात तुला राशि वालों की। आपका राशिफल। तो तुला राशि के जातकों का क्या पूछना है? तुला राशि के जातकों के ऊपर महालक्ष्मी मेहरबान है। आप महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहेंगे। आज नया काम शुरू कर सकते हैं। घर के माहौल में थोड़ा सा क्लेश तो दिख रहा है। आज जोश और उत्साह से आप भरपूर रहेंगे। बस किसी के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। आप सुखी हैं ये ठीक है, लेकिन दूसरों को दुखी मत करिए। किसी भूखे को अगर आप भोजन कराएंगे तो हृदय से आशीर्वाद देगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। पूर्व दिशा में अगर कोई दोष है, हमें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन वो खास उपाय आइए अब जान लेते हैं जो पूर्व दिशा में बड़े से बड़े दोषों को भी मिटा सकता है। पंडित जी, वही उपचार की अब बात। देखो ऐसा, पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है जी, पहली बात तो ये कि अगर आपने बना लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं या आप बिल्डर हैं, अगर आप मुसीबत और परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपको कहीं भी निर्माण करने के पहले वहाँ का लोकेशन, वहाँ का वास्तु देखना चाहिए और उसके अनुरूप आपको अपना निर्माण कार्य करना चाहिए। तो पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है तो घर में स्फटिक का श्री यंत्र जरूर रख लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 बांसुरी लगा दीजिए। घर की पूर्व दिशा में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना करिए। हर रोज पूजा करिए। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर कुमकुम गुड़ डालकर 7 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। घर की पूर्व दिशा में खिड़कियां अगर नहीं हैं तो इस दिशा में पीले रंग का बल्ब लगवा दीजिए। ऐसा हर कमरे की पूर्व दिशा में भी आप कर सकते हैं। पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष हो तो भूल करके भी पिता का अपमान न करें। पूर्व दिशा में अगर लाल फूल वाले पौधे लगाने से भी आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी।
अपने बेडरूम की पूर्व दिशा की दीवार पर उगते हुए सूरज की आप तस्वीर लगा सकते हैं। 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन सूरज पूर्व दिशा अच्छी हो, ऐसे में बंदरों को भुना हुआ चना खिलाने से भी ये दोष कम होता है, गुड़ खिलाने से भी ये दोष कम होता है। और गाय को हर रविवार को गुड़ रोटी में लपेटकर अगर खिलाया जाए तो इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। अगर रविवार के दिन आपका बहुत वास्तु दोष है और वास्तु दोष के कारण आपको आर्थिक स्थिति का बहुत दुखद परिणाम झेलना पड़ रहा है, तो चलिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि अगर आपके पास गाय है तो अच्छी बात है, अगर गाय नहीं है तो किसी से हाथ विनती जोड़ करके गाय एक दिन रविवार के लिए 10, 11, 12 बजे दिन ले आइए और मतलब 2-3 बाल्टी पानी से बड़े सम्मान के साथ गाय को धो करके स्नान करा दीजिए और उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ रोटी वगैरह दीजिए, माथे पर हल्दी का चंदन लगा दीजिए। बस देखिए, दरिद्र वहीं से जहाँ गाय के शरीर से पानी गिरा जमीन पर, तहाँ दरिद्र जलकर भस्म हुआ और आपका भाग्योदय शुरू। तो ये फायदेमंद चीज़ है। पूर्व दिशा में हरे पेड़ रखने से, इस दिशा में कटीली झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा नहीं होना चाहिए, मखमली घास रखना उत्तम होता है। पूर्व दिशा में पानी का फुहारा, स्विमिंग पूल या पानी की टंकी होना शुभ होता है। पूर्व दिशा में मत कबाड़ रखो, ना मतलब कि डस्टबिन रखो, ना पत्थरों को इकट्ठा करो। ये बात आप ध्यान से देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। खास ख्याल रखें जब इतनी महत्वपूर्ण दिशा है पूर्व दिशा, और इसकी खामियां, इसकी खूबियां, इससे जुड़े उपाय पंडित जी आपको बता चुके हैं। बदलाव अब आपको करना है। बात वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है, अब ये गोचर बदल रहा है और अब कुंभ राशि में जाने के लिए तत्पर है। ऐसे में पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। दुविधा में रहने से काम के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। गलतफहमी बढ़ने से परिवार में कलह हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात होगी। आज दांत या पाचन में दिक्कत का योग बन रहा है, सेहत का ध्यान रखिए। चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करिए। किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा और अनाज दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, तो धनु राशि में चंद्रदेव इस समय विराजमान है और द्वितीय भाव में गुरु शनि की स्थिति द्वितीय अपने घर में। इसका मतलब धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। एक बात ये जरूर है कि आपके मेहनत के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधरेंगे। स्किन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए खान पान में सावधानी रखें। ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। आज माँ लक्ष्मी को खीर बनाकर उसमें तुलसी की पत्तियां डाल करके आप भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि वालों का भी इंतजार खत्म करते हैं। आपका दिन आज कैसे बनेगा, कितना आपका भाग्य मजबूत है, आपके लिए शुभ उपाय। अभी भी बृहस्पति और शनि की स्थिति बनी हुई है और किसी किसी पंचांग में तो आज गोचर बदल रहा है, लेकिन अभी किसी किसी पंचांग में एक गोचर बदलने में 2 दिन का समय भी लग सकता है। तो आज खर्च बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। काम में सही योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, तभी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। क्रोध करने से बचो भाई। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो क्रोध है, और अगर आपको क्रोध आता है तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो। दुर्घटना की संभावना है। कानूनी मामलों से दूर रहिए। नशा बिल्कुल मत करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों को भी बताते हैं दिन का पूरा राशिफल, कैसे बनेंगे आपके काम, आज आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा, ग्रहों की चाल क्या कहती है, देखिए अपने संपूर्ण राशिफल में। देखिए, आज आपका ग्रह गोचर इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूं कि आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा है और आपके आमदनी का स्वामी भले ही शनि के साथ है, लेकिन शनि स्वगृही है। इसका मतलब कि आप पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 12वें भाव में बैठा शनि ये बता रहा है कि फिजूल खर्ची मत करिएगा। कानूनी कामों में सतर्कता बरतिएगा। माँ से आपको अपार स्नेह मिलेगा। दोपहर के बाद स्वास्थ्य बिगड़ेगा। गुस्सा करने से आप बचिए और हनुमान जी की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ जाते हैं और फिर उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है, और साथ ही किन उपायों से राहु मान भी जाते हैं और शुभ फल देते हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कौन सी आदतें यानी कि छोड़ देनी चाहिए, और अगर राहु खराब तो असर किस किस रूप में किसी पर देखने को मिल सकता है? ठीक है आशा, देखो बेटा, जो लोग सुबह सो करके उठते हैं और अपने बिस्तर को अस्त व्यस्त छोड़ करके और नित्य क्रिया में लग जाते हैं, फिर घर से निकल जाते हैं, मेरा मन ऐसे लोगों को कहता है कि क्या बताऊं। ऐसे लोग जो है व्यवस्थित दिनचर्या नहीं जी करके असफल जीवन जीते हैं। तो जब सुबह उठो तो अपने बिस्तर को तो कम से कम फोल्ड करके रख दो। बिस्तर अगर गंदा रहेगा, खराब रहेगा, स्मेल आएगा, उसी पे बैठ के खाना खाओगे तो राहु आपको अच्छा फल देगा। जो लोग अपने कमरे में अपने कपड़े फैला करके रखते हैं उन्हें राहु और शनि दोनों खराब होते हैं। बेडरूम में एक जूता आपका एक कोने पड़ा है, दूसरा जूता एक कोने चला गया है, क्या है भाई? ऐसा करने से सिर्फ दिनचर्या प्रभावित नहीं होती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जो लोग कम उम्र में ही नशा के आदी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं राहु उनकी कुंडली में अशुभ होता है। मादक चीज़ों का सेवन करना, और राहु की महादशा में तो मैंने देखा है कि लड़के ड्रग एडिक्ट हो ही जाते हैं। इसलिए अगर किसी के लड़के की राहु की दशा हो और वो राहु अपनी दृष्टि द्वितीय भाव पर दे रहा हो अष्टम में बैठ करके, या शनि की भी दृष्टि जा रही हो, तब तो ऐसे में बच्चे को बचाना ही चाहिए। 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक के बच्चे को हर समय वॉच करते रहना चाहिए कि बच्चा किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके न जानकारी में उसकी पर्स, उसका वॉलेट, उसका बैग आपको चेक करना चाहिए। कोई ऐसा अवैध चीज़ अगर है उसके पास तो आपको पता चलेगा। जो लोग अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पूछते, उनका राहु खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अतिथि देवो भवः, अतिथि का तो स्वागत करना ही चाहिए, चाहे जो हो। ऐसे लोगों के घर में बार बार संकट आता है। अगर राहु रूठ गया है या राहु आपके जीवन में खराब है तो दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है वो झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसे लोग गलत संगत में, गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। अपनी आदतें सुधारने और राहु से सुख पाने के लिए कुछ उपाय करिए, जैसे भगवान शिव और काल भैरव की उपासना करिए। रसोई घर में बैठ करके भोजन कर सकते हैं। अगर रसोई घर थोड़ा सा बड़ा है तो शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। भोजन भले ना मिले लेकिन पानी की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। गलत कामों से दूर रहिए, अपनी संगत को ठीक रखिए। किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा ना करें। झूठ, छल और कपट से दूर रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसलिए पंडित जी जो अक्सर हम सभी को बताते हैं, पंडित जी राहु ठीक करने के लिए आप हमेशा कहते हैं इत्र। मैं चाहती हूँ आज दर्शकों को भी जरूर बताइए। चंदन का इत्र लगाइए, नहा लीजिए। नहाने के बाद बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनिए, क्योंकि राहु वैभव का ग्रह है। बिना राहु के प्रसन्न हुए कोई करोड़पति अरबपति नहीं होता है। अगर कोई अरबपति खरबपति है तो राहु उसका ठीक है। शनि दुख प्रदगेयो राहु और ऐश्वर्यदायक। पाराशर होरा में ये बात लिखी हुई है कि शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में और राहु को ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करो। तो भाई सुनो, राहु को ठीक करने के लिए एकदम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, और उसके बाद चंदन का दिव्य इत्र अपने ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए, शाम को नहीं सुबह, और तब घर से निकलिए। राहु तो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपको हर कदम पे सफलता दिलाएगा। ये राहु का सटीक उपाय है, चंदन का इत्र। ये टिप ऑफ द डे है और इसे गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिए। अब बात आइए जल्दी से मीन राशि वालों की। चलिए, मीन राशि के जातकों को बता दूं कि शुक्र, सूर्य और बुध की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। आज जितना चाहें आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। कारोबार में उच्च अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। बाहर का खाना न खाएं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज हर काम लगन और उत्साह से करें। पौधों को पानी डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और यकीन मानिए, हर समस्या का समाधान इस सृष्टि ने हमें दिया हुआ है। उन्हीं में से कुछ समाधान जो बहुत खास होते हैं, पंडित जी आपके सामने लेकर हर दिन हमारे साथ उपस्थित होते हैं।
अब करना ना करना ये आपके ऊपर है। हम कोशिश कर सकते हैं आप तक पंडित जी के माध्यम से पहुंचाने की, और ऑल इज वेल ये कहने की आदत डालिए। सब कुछ सामान्य है, एक सामान्य नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव महसूस करने की और पॉजिटिव फील करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत कुछ बदल सकता है अपने आप में, क्योंकि बात शुरुआत जब हुई थी आज कार्यक्रम की पंडित जी सूर्य देव से हुई थी, और सूर्य देव जो हैं पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा स्रोत है। और हर बार बताते हैं पंडित जी कि आप कैसे वो पॉजिटिविटी अपने आप में महसूस कर सकते हैं, और ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं बल्कि दूसरों में भी उसे अपने माध्यम से संचारित करवा सकते हैं। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। हमारे तमाम दर्शकों के लिए यही खास चीज़ पंडित जी आपके लिए हर दिन लेकर उपस्थित होते हैं। इसलिए पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों का दोबारा हल लेकर के हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।